निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14 और 0। दोबारा फिर 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10। 2 पंजे 10। अब 5 से भाग करेंगे। 5 सते 35। 7 जो है 7 से ही भाग होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 बार गुणा में लिखना है, गुणा 5 गुणा 7। आप चाहो तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 बार लिखा हुआ है तो हम 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM के होता है या नहीं। यानी कि आपको सबसे पहले HCF को निकालना है, HCF यानी कि मैस है, और उसके बाद LCM को निकालना है यानी कि लेस है। इन दोनों को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखना है और सिद्ध करना है कि ये बराबर आते हैं या नहीं। 26 और 91 का लेस है निकालना है और मैस है निकालना है। 26 के अगर हम गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 और 13। अगर हम 91 के गुणनखंड करें तो क्या आएंगे, 7 और 13। HCF यानी कि मैस है। इसमें हमें क्या देखना होता है कि जो ये गुणनखंड हमने करे हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो भी कॉमन हो उसको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर 13 कॉमन है तो 13 को ले लेंगे। अगर यहाँ पर कोई और संख्या भी कॉमन होती, एक जैसी होती, तो हम उसको यहाँ पर गुणा में लिख देते और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आता आपका HCF हो जाता। तो आपका HCF कितना हुआ, 13। अब आपको LCM को निकालना है। LCM में आपको क्या करना है, जो आपका HCF है उसको तो रखना ही है और गुणा में आपको उस संख्याओं को रखना है जो संख्या यहाँ पर बच चुकी है। तो 2 और 7 को गुणा में रखना है, 2 गुणा 7। इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है। 13 सते 91, 91 दूनी कितने हो जाएंगे, 91 दूनी 182 हो जाएगा। तो LCM हमारा कितना आया, 182। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है उनको गुणा में लिखना है। तो ये हो जाएगा 26 गुणा 91 बराबर HCF 13 गुणा में LCM 182। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को ना तो इस तरफ लेकर जाना है और ना ही इन संख्याओं को इस तरफ लेकर के आना है, क्योंकि हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। 26 और 91 की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करने के बाद आएगा 2366। और जब हम 13 और 182 की आपस में गुणा करेंगे तो इनके गुणा करने के बाद भी क्या आएगा, 2366 ही। इसी तरह से आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF यानी कि मैस है और LCM यानी कि लेस है, ये दोनों निकालने हैं। यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं 12, 15, 21, 12, 15 और 21। 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12। दोबारा फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। अब 3 से भाग कर देंगे। इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15। अब 5 से भाग करेंगे, 21 भाग होगा 3 से, 3 सते 21। अब 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ से 12 के गुणनखंड क्या आए,
2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ से 15 के गुणनखंड क्या आए? 3 गुणा 5। और यहाँ से 21 के गुणनखंड क्या आए? 3 गुणा 7। अब हमें HCF को निकालना है। HCF यानी कि मैस है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सी संख्या इन तीनों गुणनखंडों में एक जैसी है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 7 यहाँ पर तो है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 3। अब हमें LCM को निकालना है। LCM में क्या होता है, जो हमारा HCF होता है उसको तो रखा ही जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो संख्याएं बची हुई होती हैं उनको भी गुणा में लिखना होता है। तो यहाँ से 3 को छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे। 2 गुणा 2। यहाँ से हमने 3 को इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर पहले ही आ चुका है 3, और यहाँ से भी 3 को छोड़ देंगे। यहाँ से क्या बचा हुआ है? 5, और यहाँ से 7 बचा हुआ है। इन सभी की आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना हो जाएगा? 420। इसी तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। HCF दे रखा है 9 और LCM निकालना है। दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। इन्हीं का HCF दे रखा है और इन्हीं संख्याओं का हमें लसागु निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें होती हैं। पहली संख्या, गुणा में दूसरी संख्या होती है, और बराबर में होता है HCF गुणा LCM। पहली संख्या, यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं दे रखी है, इनमें से हम किसी भी संख्या को पहली मान सकते हैं और किसी भी संख्या को दूसरी मान सकते हैं। तो पहली संख्या इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा 306 गुणा दूसरी संख्या हो जाएगी 657 बराबर HCF। इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9 और गुणा LCM जो कि हमें निकालना है, तो हम इसको जो का त्यों रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो ये गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा भाग में। 306 गुणा 657 बटे में हो जाएगा 9 बराबर LCM। 306 को 9 से भाग करेंगे, यह हो जाएगा 9 तिया 27, यहाँ से 3 बचेगा और ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो यहाँ से LCM हमारा क्या आ जाएगा? 34 गुणा 657। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों की गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 22,338, 22,338 जो कि हमारा LCM होगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ पर बताना है कि 6 की घात n जो संख्या है इसका जो लास्ट का अंक है वो 0 होगा या नहीं। जैसे कि 100 है या 10 है, जैसे 10 है, 10 का लास्ट का अंक 0 है और 100 का भी लास्ट का अंक 0 है। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो 6 की घात n संख्या है इसका लास्ट का भी अंक 0 होगा या नहीं। देखिए लास्ट का अंक कौन सी संख्या का होता है। अगर हम 10 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 और 5। अगर हम 100 के गुणनखंड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी लास्ट का अंक 0 होता है तो उसमें कौन कौन सी संख्याएं जरूर आती है। यहाँ पर देखिए 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है। तो 2 और 5 जब भी आएगा तब वो संख्या 0 पर ज़रूर समाप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए
चाहे 2 की घात कितनी भी हो और 5 की भी घात कितनी हो, लेकिन दोनों संख्याएं आनी जरूरी है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब अगर हम 6 की घात n के गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 6 की घात n लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड कर देंगे 6 के, तो यह आएगा 2 गुणा 3 और घात n हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब देखिए 2 की घात n यानी कि घात कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 दोनों के दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6 की घात n के गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 यह संख्या और दूसरी संख्या ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हमें सिद्ध करना है, बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अगर इस संख्या को हम जांच करें कि ये भाज्य संख्या क्यों है तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हो जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? 7 और 11, 7 गुणा 11 और यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस में हो जाएगा 1 13। 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 77 आ जाएगा प्लस 1 13 गुणा ये हो जाएगा 78। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणनखंड हैं, अगर हम गुणा में 1 भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या यही आएगी जो हमारे पास है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा हो गए। अगर गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि ये भाज्य संख्या है। अगर गुणनखंड 2 ही होते हैं तो हम कहते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, उसमें हमें 1 को भी गिनना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो गुणनखंड है 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसी तरह से आप इस संख्या को भी दिखा सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कभी आप यहाँ पर इन दोनों की गुणा कर दो, लेकिन आपको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पर गुणा करने के बाद, मतलब कि जो भी आपके पास संख्या आई उसकी गुणा करने के बाद कोई एक संख्या आएगी, जैसे कि 13 है, तो आपको ये देखना है कि जो भी गुणा करने के बाद कोई संख्या आई कि उस संख्या के हम गुणनखंड कर सकते हैं या नहीं।
तो जैसे कि 13 है, 13 के हम गुणनखंड नहीं कर सकते और हो भी नहीं सकते, तो यहाँ पर 13 ही आएगा। अब इसके अलावा बस हम गुणा में 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके 2 गुणनखंड हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, इन्होंने इस प्रश्न में क्या पूछा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर। कोई खेल का मैदान है, आयताकार भी हो सकता है या फिर वर्गाकार भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के जैसा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करे, यानी कि दौड़ना प्रारंभ करे, तो उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर वो भी यहीं से चलना प्रारंभ करे और एक चक्कर लगाए तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि वे दोनों के दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, यानी कि यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि चाहे तो वे इस तरफ को चलेंगे, दौड़ेंगे, या फिर इस तरफ को दौड़ेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि वे दोनों जब भी चलना प्रारंभ करेंगे और उसके बाद एक ही स्थान पर कितने समय बाद आकर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम को निकालना होता है, यानी कि लसाअ को। या फिर आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 18 मिनट और 12 मिनट, अगर इसको मैं कह दूं कि इन दोनों का आपको पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि कोई एक संख्या ना आ जाए। 18 का पहाड़ा पढ़ो और 12 का पढ़ो, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। आगे बाद में देखते हैं, पहले यहीं तक। अब 12 का पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72। अट्ठारह और 12 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 नम 18 हो जाएगा, 2 छिक 12। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 9 को जुका तो लिख देंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा। अब दोनों को 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। दोबारा फिर 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, एक जुका तो रहेगा। तो लसाअ कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सब की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मिनट। यहाँ पर देखिए 36 यहाँ पर भी आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में सेम संख्या आएगी उसी को हमें आंसर मानना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट। यानी कि सोनिया इस वृत्त के 2 चक्कर लगाएगी और रवि इस वृत्त के 3 चक्कर लगाएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें उल्टा मान करके चलना है। जैसे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। तो √5 बराबर हो जाएगा p बटा q, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा अनंत। अब अगर हम इस परिमेय संख्या को काट करके छोटा करें तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आएगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो उसको हम मान लेते हैं कि a और बटे में b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अब देखिए सह अभाज्य का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर हम a और b का HCF निकालेंगे, यानी कि महसा निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1। जैसे a के गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड आएंगे a गुणा 1, और b के गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड आएंगे b गुणा 1। और अगर हम HCF को निकालेंगे तो यहाँ पर हमें एक ही कॉमन दिखेगा, तो 1 हो जाएगा HCF। अब हमने एक संख्या 36 ले ली, अगर इसके गुणनखंड करें तो क्या आएंगे? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड का क्या मतलब है? जो भी इस संख्या के गुणनखंड है, इसका मतलब है कि उन संख्याओं से ये संख्या पूरी कट जाएगी। अगर हम 2 से भाग करें तो पूरी भाग हो जाएगी 36 संख्या। अगर 3 से भाग करें तो भी संख्या पूरी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो पूरी संख्या कट चुकी है, भाग हो चुकी है। अगर 3 से भाग करें तो ये भी भाग हो जाएगी, 3 एकम 3, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि जो ये a संख्या है 1 से ही भाग हो रही है, और b जो संख्या है वो भी 1 से ही भाग हो रही है। तो हमने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से माना है। अगर हम बीच में चल करके आगे चल करके कुछ ऐसा सिद्ध कर दे कि a जो संख्या है वो किसी और संख्या से भाग हो रही है और b भी किसी और संख्या से भाग हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे कि इसका रूट हट जाए। दोनों ओर वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा a² बटा b²। b² को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और 5 को इस तरफ, तो ये हो जाएगा b² बराबर a² बटे में 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए a² जो है 5 से भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5 a² को पूर्णतः मतलब पूरा भाग करता है, यानी कि विभाजित करता है। इसलिए 5 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि 5 a को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 5 से भाग होगा ना a,
तो a ऊपर आएगा और 5 नीचे की तरफ आ जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास, उसको हम c मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो क्या आएगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, a बराबर 5c। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि a जो संख्या है 5 से पूरी भाग हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर माना था कि a जो संख्या है 1 से ही भाग हो रही है, इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि 1 के अलावा भी 5 एक ऐसी संख्या है जो a को पूरा भाग कर रही है। अब हमें a का मान समीकरण 1 में रखना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से क्या आएगा, b² बराबर a की जगह 5c रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, 5c का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 5। b² बराबर, ये देखिए स्क्वायर 5 का भी है और c का भी है, तो ये हो जाएगा 25c² बटे में 5। 5 से भाग करेंगे 25 को तो यहाँ पर 5 आएगा। b² बराबर 5c²। 5 को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यहाँ पर c² बचेगा बराबर b² बटे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था। बस यहाँ पर क्या हुआ है, a के स्थान पर b आ चुका है, तो हम यहाँ पर b कर देंगे। चूँकि 5 b² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। देखिए b² जो है 5 से पूरा भाग हो रहा है, यानी कि जो 25 संख्या है ये कुछ और संख्या है, तो ये 5 से पूरी भाग हो रही है। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5² बटा 5, तो इसको हमने 25 लिख दिया, बटे में 5 लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, अगर हम स्क्वायर को हटा दें तब भी तो ये पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटाने के बाद क्या बचेगा, 5 और बटे में 5, तो 5 जो है 5 से पूरा भाग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि जो b जो संख्या है वो 1 के अलावा 5 से भी भाग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, अर्थात a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारा मानना गलत था। हमने क्या मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है।
इसलिए √5 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी हमें क्या करना है? अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर में P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी कि यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अब हम क्या करेंगे? 3 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2√5 बराबर में हो जाएगा P/Q -3। यहाँ पर हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। 2√5 बराबर एलसीएम आएगा Q, ये हो जाएगा P - 3Q। हमें यहाँ पर ये देखना था कि Q की गुणा हमें किस संख्या से करनी है, या कौन सा ऐसा ABCD का अक्षर है जिससे गुणा करने पर Q आ जाए। तो Q की गुणा अगर हम 1 से करें तो Q आ जाएगा। जिसकी हमें गुणा यहाँ पर की है उसी से हमें गुणा ऊपर भी करनी है, तो यहाँ पर भी हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास P आएगा, माइनस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि 1 की गुणा हम किस ABCD के अक्षर से करें या फिर संख्या से करें कि हमारा Q आ जाए। तो 1 की गुणा अगर हम Q से कर दें तो Q आएगा। अब हमें ऊपर भी Q से ही गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 3Q। अब हम 2 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर, जब हम 2 को इस तरफ लेकर आएंगे भाग में तो ये आएगा यहाँ पर नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा P - 3Q और बटे में हो जाएगा 2Q। अब देखिए P, Q और 3 और 2 ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक। अगर ऊपर भी और नीचे भी पूर्णांक होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2, 3, P और Q सभी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय। इसलिए P - 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम तो ये जानते हैं और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि √5, √3, √7 एक अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेकिन
लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत था। कि हमने क्या मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप इन तीनों प्रश्नों को भी कर सकते हैं।